आओ बच्चों, पिछली क्लास तक हमने इसमें रूट के बारे में पढ़ा और आज हम इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा स्टेम। एनसीईआरटी में स्टेम बहुत ही ब्रीफ में लिखा हुआ है। हमारा मूल ध्येय एनसीईआरटी पढ़ना ही रहेगा, पर इसमें हम कुछ पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर के पढ़ेंगे। ये टॉपिक वही मुख्यतः एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक है, डायग्राम बेस्ड टॉपिक है। एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे और डायग्राम आपको देखने पड़ेंगे। खैर, टॉपिक बहुत सीधा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा पढ़ने का ऑर्डर भी सिमिलर ही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें कंटेंट बताऊंगा आज कि हमको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, और फिर हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहां से? सबसे पहले कंटेंट से। तो मैंने लिखा सबसे पहले कंटेंट। कंटेंट, ये कंटेंट्स में क्या होगा कि आपको क्विक रिवीजन में फायदा मिल जाता है कंटेंट पढ़ने से। तो अपन आज क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? सबसे पहले तो मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन में हम दो चीजें पढ़ेंगे इसमें। एक तो अपन इसमें पढ़ लेंगे परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा, डेफिनेशन। और डेफिनेशन के बाद में तने के लक्षण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो चीजें अपन इसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। हालांकि ये चीज आपके लिए नई नहीं है। अगर आपने जड़ वाले पार्ट को ध्यान से पढ़ा था तो उसमें अपन ने बात कही थी कि अगर हम जड़ का उल्टा करेंगे तो वो तना बन जाएगा। आपने जड़ के लक्षण पढ़ रखे हैं, उनके उल्टे करते ही वो तने के लक्षण हो जाएंगे, और लक्षणों को जोड़ देंगे तो परिभाषा बन जाएगी। तो एक तरह से लक्षण आपको जड़ के साथ ही फ्री मिल गए थे और लक्षण के साथ यहां परिभाषा मिल गई। फिर भी हम इसको यहां दोबारा पढ़ेंगे। फिर एक पॉइंट में इसमें पढ़ाऊंगा आपको कलिका, बड। ये एक नया पॉइंट रहेगा, कलिका, बड। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सेक्शन रहेगा। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमको पढ़ना है, क्योंकि ये जब पढ़ेंगे कलिका तभी आप लोग इसमें आगे का टॉपिक समझ पाओगे। इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रूपांतरण, और रूपांतरण में कहीं ना कहीं मैं कलिका के नाम लूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली कलिका क्या होती है, क्या इसके क्या प्रकार होते हैं, इसलिए हम ये कलिका जरूर पढ़ेंगे। कलिका के बाद अपन इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, और वो होगा रूपांतरण, या यूं कह दीजिए तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। अब मॉडिफिकेशन का मतलब, ये मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं और इनके क्या प्रकार होते हैं। जड़ में पढ़ी थी अपन ने ये बात कि मॉडिफिकेशन सदैव विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं। हालांकि ये विशिष्ट कार्य क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। और अपन यहां पर ये रूपांतरण तीन प्रकार के पढ़ेंगे, और पूरी मॉर्फोलॉजी में एक नारा लगेगा, फिर प्रकार, आप बोलोगे फिर आधार, यानी किसी न किसी आधार पर प्रकार बनते हैं। तो रूपांतरण तीन प्रकार के पढ़ेंगे, और एक किस आधार पर पढ़ेंगे कि रूपांतरित संरचना कहां है। इस आधार पर हो सकता है कि रूपांतरित संरचना वायु में हो। अगर ये वायु में होगी तो ये रूपांतरण हो जाएंगे वायुवीय रूपांतरण, एरियल मॉडिफिकेशन। इनके भी कई सब टाइप अपन पढ़ेंगे। हो सकता है कि ये संरचना भूमि के अंदर हो तो भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ये भी आप पढ़ोगे। इनके भी कई सब टाइप अपन पढ़ेंगे। और एक और पढ़ेंगे, हो सकता है कि कुछ भाग जमीन के ऊपर और कुछ भाग जमीन के नीचे हो। ये तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा नीचे। तो उसको आप बोल दोगे अर्धवायुवीय रूपांतरण। ये आ गया अर्धवायुवीय रूपांतरण, मतलब सब एरियल मॉडिफिकेशन। ये अपन तीन तरह के रूपांतरण यहां पढ़ेंगे। जब आप रूपांतरण पढ़ लोगे तो लास्ट में हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, तने के कार्य। इतना कुछ जब आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे हमने तना पूरा पढ़ लिया है। टॉपिक मैंने कहा एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक है, तो आपके
थ्योरी नोट्स में मैं एक चार्ट भी बना के दूंगा जिसमें आपको एग्जाम्पल रिवाइज करने में सहायता हो जाएगी। खैर, ये सब हम आज की क्लास में, मतलब इस पूरे तने की क्लास में पढ़ेंगे। आज मेरा टारगेट आपको पढ़ाने में इंट्रोडक्शन, बड और तने के रूपांतरण में अपन वायवीय रूपांतरण तक पूरा पढ़ लेंगे। बाकी जो शेष पार्ट है वो अपन इसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। खैर, स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले परिभाषा अपन पढ़ना चाहेंगे। तो पहली बात, एक क्वेश्चन आता है, परिभाषा किसे कहते हैं? पिछली क्लास में, मतलब जड़ के चैप्टर में भी अपनी बात हुई थी। परिभाषा का मतलब होता है लक्षणों का समूह। और देखो, लक्षण याद हो करने की जरूरत नहीं है तने में, क्योंकि आपने जड़ के पढ़ रखे हैं। तो मैं वही बताऊं, मैं लिखूंगा, आप मन ही मन जड़ के दोहराएंगे, तो आपको जड़ और तने दोनों का अंतर भी पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लक्षण से। ये देखिए, लक्षण, लक्षण का मतलब परिभाषा के लिए लक्षण लिख रहा हूं मैं। तो क्या लक्षण है? पहला आप जानते हो कि तना पौधे का वायवीय भाग होता है, मतलब ये सामान्यतया जमीन के ऊपर रहता है, हवा में रहता है। यहां एक चीज बोला मैंने, प्राय है, सामान्यतया, यानी अपने एक लक्षण बोल दिया, प्राय वायवीय भाग। ये एक ध्यान से समझने की बात है, ये मैंने प्राय बोला है। मैंने कहा कि ये बात ज्यादातर लागू होती है। मैंने ये नहीं कहा कि तना सदैव वायवीय होता है। अगर ये स्टेटमेंट आपके पेपर में आता है कि तना सदैव वायवीय होता है तो वो गलत हो जाएगा। याद रखिए, प्राय वायवीय होता है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि तना कहां से बनता है। तो आप जानते हैं कि भ्रूण के दो ध्रुव होते हैं, एक मूलांकुर और एक प्रांकुर। मूलांकुर से मूल बनती है और प्रांकुर से तना बनता है। यानी तने की एक बात और आ गई कि ये प्रांकुर से उत्पन्न होता है। ये आपने दूसरी बात लिख दी। मन ही मन जड़ के आप बोलते रहना, ये दूसरी आ गई। तने के और करेक्टर देखना चाहें, ये प्रकाश की तरफ जाता है कि प्रकाश के विपरीत दिशा में जाता है। अगर अपन प्रकाश का उद्दीपन तने को दे तो आप देखेंगे कि तना प्रकाश की तरफ जाता है, यानी प्रकाश की उद्दीपन की दिशा में अनुक्रिया करता है। और उद्दीपन की दिशा में दर्शाई गई अनुक्रिया धनात्मक अनुक्रिया होती है। तो तने का एक और करेक्टर आ गया कि यह प्राय धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। जड़ का आपने पढ़ा था, मन ही मन आप बोलते रहेंगे, वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती थी। आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जाता है, लाइट ऊपर से आती है, ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जाता है। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। इसका मतलब प्राय ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। आप देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए आपने बोल दिया ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। जल से भी देख सकते हैं, जमीन में जल होता है, अगर जल की तरफ जाता तो जमीन की तरफ जाता, पर जल के विपरीत दिशा में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जल के रेस्पेक्ट में भी इसका रेस्पॉन्स ऋणात्मक, यानी प्राय ऋणात्मक जलानुवर्ती। ये इसका एक और रेस्पॉन्स आपने लिख दिया। जड़ के मन ही मन बोलते रहेंगे आप। और बात कर सकते हैं तने की। तने का रंग कैसा होता है? अब कुछ लोग अपने गांव में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके तने का रंग देख रहे हैं, कोई बोलेगा भूरा होता है, कोई बोलेगा और भी अन्य रंगों का होता है। ये रंग जो आप देख रहे हो वो बाल्यावस्था में देखने का है। आपने अभी जो बोला ना भूरा या कोई दूसरा, वो तो उसकी वयस्क अवस्था में है। कभी ना कभी हर पौधा अपनी छोटी बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था में तने का रंग होता है हरा। याद रखिए, मैंने परिपक्व अवस्था में नहीं बताया, बाल्यावस्था में बताया हरा। यानी एक बात आ गई कि तना बाल्य अवस्था में हरा होता है, बाल्यावस्था में हरा। जड़ का मन में बोलेंगे आप। और तने का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर, जिसका कहीं कोई तोड़ नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, यानी तने पर हमेशा पर्वसंधि होती है। ध्यान देना, प्लस पर्वसंधि, प्लस का मतलब उपस्थित,
क्या होती है पर्वसंधि, मैं पढ़ा दूंगा अभी। इस पे पर्व भी हो सकते हैं, पतियां होती है इस पर, प्लस पर्व प्लस पतियां, इस पर कलिकाएं हो सकती है, प्लस कलिका। ये सब तने के लक्षण है। इसमें से जो मैंने लास्ट वाला लक्षण लिखा है, इसका कहीं कोई अपवाद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें प्राय नहीं लगाया है, ध्यान दीजिए। खैर, और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। एक बार अपन परिभाषा बनाते हैं, तो परिभाषा बनाने के लिए इन लक्षणों का जोड़ करेंगे, योग कर देंगे। देखिए किस तरह से। पादप के मुख्य अक्ष का वह भाग जो प्राय वायवीय होता है, जो भ्रूण के प्रांकुर से उत्पन्न होता है, जो प्राय धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है, जो अपनी बाल्यावस्था में हरा होता है और जिस पर सदैव पर्वसंधि, पर्व, पतियां और कलिकाएं पाई जाती है, वह तना कहलाता है। अब देखिए, मैंने सारे लक्षणों को एक साथ क्रमबद्ध तरीके से बोल दिया, तो तने की परिभाषा बन गई। खैर, ये आपने तने के लक्षण भी पढ़े हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल लक्षण है, तो आपने अभी अभी तने की परिभाषा पढ़ी। एक बार मैं जड़ के साथ इसको रिपीट करूं। आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आएगा, क्या आप जड़ और तने में अंतर कर सकते हो? एक एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, तो आप अंतर बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी अभी कुछ अंतर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मैं बताऊं। आपने बोला तना पौधे का प्राय वायवीय भाग होता है, तो जड़ पौधे का प्राय भूमिगत भाग होता है, पढ़ा था आपने। यह भ्रूण के प्रांकुर से उत्पन्न होता है, तो जड़ भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होती है। यह प्राय धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, तो जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। यह प्राय ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, तो जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। यह प्राय ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है, तो जड़ धनात्मक जलानुवर्ती होती है। यह बाल्यावस्था में हरा होता है और जड़ सदैव अहरित होती है। आप जानते हो, इस पर पर्वसंधि, पर्व, पतियां, कलिकाएं पाई जाती है और जड़ पर यह अनुपस्थित होती है। तो एक तरह से एक क्वेश्चन फ्री है, जड़ और तने में अंतर करो, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। ये अभी अभी आपने इसकी डेफिनेशन को पूरा पढ़ लिया। खैर, अभी अपन एक परिचय में एक चीज और पढ़ेंगे, लक्षण। लक्षण हालांकि मैंने परिभाषा के साथ ही पढ़ा दिए हैं, ये लिखे हुए आप देख रहे हो, ये है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हालांकि अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अपने को पढ़ना भी केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही चाहिए, लेकिन मैं थोड़े से एनाटॉमिकल कैरेक्टर भी पढ़ाऊंगा। उससे ये फायदा हो जाएगा आपको कि अगर कोई क्वेश्चन कहीं एनाटॉमी के रिलेटेड में भी आ जाता है, तो आप कर दोगे, और एनाटॉमी जब पढ़ोगे या आपने पढ़ रखे तो उसका रिवीजन हो जाएगा। और ये भी कोई नए नहीं है, ये भी पूरी तरीके से रिवाइज ही होंगे, ध्यान से। तो तने के लक्षण की बात करें, लक्षण में सबसे पहले अगर आप मॉर्फोलॉजिकल लक्षण की बात करें, तो बोर्ड पे लिखे पड़े हैं, इनको दोबारा रिपीट अपन भले ही कर लें, बाकी नया कुछ नहीं आएगा इसमें मॉर्फोलॉजिकल में। और अपन उसके आगे इसमें एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए, चाहे तने के लक्षण बोल दीजिए। हम तने के लक्षण में सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये रहे, यह पौधे का प्राय वायवीय भाग होता है, जो भ्रूण के प्रांकुर से उत्पन्न होता है। ये दोनों मिलाकर मैंने एक लक्षण बोल दिया। यह प्राय धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है, यह मैंने दूसरा लक्षण बोल दिया। यह बाल्यावस्था में हरा होता है, परिपक्व अवस्था में भूरा हो जाता है, वो एक अलग बात है, पर बाल्यावस्था में हरा होता है और कोमल होता है। और परिपक्व अवस्था में आप जानते हो, यह काष्ठीय हो जाता है और भूरा हो जाता है। यह मैंने इसका तीसरा लक्षण बोल दिया। इसका यह लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, कि इस पर सदैव पर्वसंधि, पर्व, पतियां और कलिकाएं पाई जाती है, इसका कहीं कोई अपवाद नहीं है। यह मैंने चौथा लक्षण बोल दिया। ये इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। अब अपन एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें,
और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए आपको एक स्लाइड बनानी पड़ेगी। जैसे मेरे हाथ में कोई तना है, इसकी अपन अनुप्रस्थ काट लेते हैं, टीएस हॉरिजॉन्टल सेक्शन, उसकी स्लाइड बना लेंगे। एनाटॉमी में पढ़ाएंगे आपके सर, सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा, और जो दिखेगा वही एनाटॉमिकल कैरेक्टर होंगे। आप चाहें तो इसमें द्विबीजपत्री तने के एनाटॉमिकल कैरेक्टर पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एक बीजपत्री तने के एनाटॉमिकल कैरेक्टर पढ़ सकते हैं। मैं दोनों के कॉमन पढ़ा देता हूं। मैं एक ऐसे ही छोटा मोटा डायग्राम बना देता हूं जो दिखेगा, उससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ये रहा वो डायग्राम, ऐसा सा आपको तने में दिखेगा सूक्ष्मदर्शी के नीचे। ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया वो उसकी एपिडर्मिस है। यहां आप देख सकते हो, इस पर ऐसे आपको संरचनाएं दिखाई दे सकती है। ये क्या होती है ये हम पढ़ेंगे भी थोड़ी सी देर में। इसके नीचे भी आपको एक पार्ट और दिखाई देगा, ऐसा सा। इसके नीचे आपको एक पार्ट और दिखाई देगा। कितना भी बना सकते हो आप इसमें। पहले वाले पार्ट में इन पार्ट में अंतर आपको दिख रहा है, पढ़ रखा आपने एनाटॉमी में। इसके नीचे भी एक पार्ट और ऐसा दिखाई दे सकता है, या इससे थोड़ा डिफरेंट भी दिखाई दे सकता है। इसके नीचे आपको एक पार्ट और दिखाई दे जाएगा। मैं अलग अलग से बनाता हूं। ये आ गया। इसके नीचे एक पार्ट और दिखाई देगा, ऐसे। संवहन पूल बोल सकते हो आप इनको। ये केवल और केवल सरल डायग्राम इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए सारा मामला। ये जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, अक्ष जाइलम पी फ्लोएम, अक्ष जाइलम पी फ्लोएम, ऐसा हो सकता है। ये केवल समझाने के लिए सरल से सरल डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम का महत्व नहीं है यहां पर डायग्राम के सहारे से निकलने वाले लक्षणों का महत्व होगा। और भी बात करेंगे। नामकरण करें तो ये रोम है, तने के रोम मतलब स्तंभ रोम। आप बोल सकते हो स्टेम हेयर्स। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। इसके नीचे ये आपको दिखाई दे रही है हाइपोडर्मिस। इसके नीचे भी मैंने कुछ पार्ट्स दिखाए, ये है जनरल कॉर्टेक्स, सामान्य वलकुट। इसके नीचे ये आ गया एंडोडर्मिस। इसके नीचे आपको दिखाई देगा परिरम पेरिसाइकिल। इसके नीचे आपको दिखाई देगा संवहन पूल, वेस्कुलर बंडल। और बहुत सारी चीजें। डायग्राम का इंपॉर्टेंस नहीं है, डायग्राम केवल इमेजनरी डायग्राम है, आपको इजी हो जाए इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। अब अपन एनाटॉमिकल कैरेक्टर पढ़ना चाह रहे हैं। नियम कहता है मॉर्फोलॉजी में कि जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो तो बाहर से अंदर आओ या ऊपर से नीचे आओ। अपन देख लेते हैं बाहर से अंदर या ऊपर से नीचे। सबसे पहले स्तंभ रोम, मैं इसी में कैरेक्टर लिखूंगा। एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप सीधा नंबर बढ़ा के लिखें। सबसे पहले रोम दिखाई दे रहा ऊपर ही ऊपर। यहां स्तंभ रोम यदि होते हैं तो वो बहुकोशिकीय होंगे। यहां मैं पहले कह रहा हूं अगर होंगे तो बहुकोशिकीय होंगे। यदि स्तंभ रोम उपस्थित हो, रोम उपस्थित, तो वो कैसे होंगे? बहुकोशिकीय। देखो तने के जो रोम है उनका नाम है स्तंभ रोम, और जो जड़ के रोम होते हैं उनका नाम होता है मूल रोम। अब आपने पढ़ा था मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं, और ये अपने आप ही उसका उल्टा बहुकोशिकीय होते हैं। पर ये जरूरी नहीं सब तनों में हो तो कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। इसके नीचे एपिडर्मिस आते हैं, इसका कोई विशेष लक्षण नहीं है। हाइपोडर्मिस यहां दिखाई दे रही है। देखो जड़ में हाइपोडर्मिस नहीं होती, आपने पढ़ा था, और तने में हाइपोडर्मिस होती है, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ गया, प्लस हाइपोडर्मिस। एक और आपने एनाटॉमिकल कैरेक्टर बोल दिया इसका। और आगे चले, जनरल कॉर्टेक्स।
देखो तने में भी शाखाएं निकलती हैं, जैसे जड़ में आपने पार्श्व मूल बताया था, पार्श्व मूल का दूसरा नाम जड़ की शाखाएं थी, वहां वो परिरंभ से निकली थी जड़ में, इसलिए वो उत्पत्ति में अंतर्जात थी। अब उल्टा करना है, तने में शाखाएं वलकुट से निकलती है, और ये वहां भी पढ़ा था और यहां भी पढ़ लेते हैं। कोई भी चीज अगर परिरंभ के बाहर से निकलती है तो वो उत्पत्ति में बहिर्जात, और परिरंभ या इसके अंदर से निकलती है तो अंतर्जात। तो बच्चों मैंने अभी अभी बताया शाखाएं कहां से निकलती है, वलकुट से, वलकुट से निकलेगी इसलिए उत्पत्ति में बहिर्जात। ये देखो तने की शाखाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने बता दिया उत्पत्ति में कैसी होती है, बहिर्जात। कहां से उत्पन्न बताई आपने, वलकुट से उत्पन्न बताई, वलकुट से निकलती है इसलिए उत्पत्ति में बहिर्जात हो गई। एंडोडर्मिस का कोई करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरिसाइकिल का कोई करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। संवहन पूल आप देख रहे हो यहां जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर है, साथ साथ है, और ऐसे संवहन पूल जो जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं वो होते हैं संयुक्त। इसका मतलब यहां पर संवहन पूल की अगर अपन चर्चा करें तो वो आप बता दोगे कैसे, संयुक्त होते हैं, कॉन्जॉइंट। संयुक्त का मतलब बताया मैंने, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होता है। जाइलम की चर्चा करें, जड़ के जाइलम से ठीक उल्टा, जड़ का जाइलम आपने बताया था बहिर आदि दारुक। बहिर आदि दारू का मतलब होता है जिसमें आदि दारू बाहर की तरफ होता है। आदि दारू का मतलब प्रोटोजाइलम और अनुदारू का मतलब मेटाजाइलम। अब यहां जाइलम कैसा है, इसमें प्रोटोजाइलम तो होगा अंदर, परिधि पर नहीं होगा, और मेटाजाइलम होगा बाहर। अब अंदर है प्रोटोजाइलम, ऐसे जाइलम को बोलते हैं एंडार्च। अंत है आदि दारुक, जड़ का उल्टा, यानी जाइलम का एक करेक्टर और आ गया। जाइलम आपने बता दिया कैसा, एंडार्च, और जाइलम बनेगा भी केंद्र से परिधि की ओर। आप देख लो पहले प्रोटो बनेगा फिर मेटा बनेगा, और केंद्र से परिधि की ओर का मतलब अपकेंद्री, मतलब जाइलम का विकास का क्रम कैसा होता है, अपकेंद्री होता है। ये एक करेक्टर और आ गया। ये आपने वर्णन ऊपर से चालू किया था, नीचे तक सेंटर तक आ गए, मामला निपट गया। एक करेक्टर आपने जड़ में और बोला था, और वो था वार्षिक वलय का, और आपने कहा था कि जड़ में तो वार्षिक वलय बनती नहीं है। हमने कहा था वार्षिक वलय बनने के लिए एक तो जलवायु के स्पष्ट परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि जड़ तो भूमि के नीचे होती है इसलिए जलवायु का परिवर्तन का सामना करेगा नहीं, लेकिन तना वायुव्य होता है ज्यादातर, इसलिए यहां जलवायु के स्पष्ट परिवर्तन हो सकते हैं, और द्वितीयक वृद्धि होनी चाहिए, और तने में द्वितीयक वृद्धि हो सकती है, होती है नहीं बोला है, हो सकती है। तो इसका मतलब यहां वार्षिक वलय बन सकते हैं, क्योंकि ये वार्षिक वलय बनने की दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो प्लस वार्षिक वलय। ये मैंने इसके एनाटॉमिकल करेक्टर बोल दिए, ऊपर मॉर्फोलॉजिकल लिखे हुए थे, नीचे एनाटॉमिकल हो गए, सबको मिला के बोल देंगे तो ये तने के लक्षण हो जाएंगे। यानी मैं अगर तने के लक्षण की बात करूं एक साथ, तो मैं ये बोलूंगा कि ये पौधे का प्राय वायुवीय भाग होता है जो भ्रूण के प्रांकुर से उत्पन्न होता है। यह प्राय धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है। दूसरा करेक्टर हो गया। सभी तने बाल्यावस्था में हरे होते हैं, परिपक्व अवस्था में आने पर ये भूरे हो जाते हैं, काष्ठीय हो जाते हैं। तीसरा करेक्टर आ गया। तने पर पर्वसंधि, पर्व, पत्तियां और कलिकाएं पाई जाती है, इसका कोई अपवाद नहीं है, यह चौथा करेक्टर हो गया। यदि तने पर स्तंभ रोम उपस्थित होते हैं तो वो बहुकोशिकीय होते हैं, पांचवा करेक्टर हो गया। तने में हाइपोडर्मिस होती है, छठा करेक्टर हो गया। तने की शाखाएं इसके वलकुट वाले भाग से निकलती हैं, अतः यह उत्पत्ति में बहिर्जात मानी जाती है, एक और करेक्टर आ गया। यहां संवहन पूल संयुक्त होते हैं, संयुक्त का मतलब बताया, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। यहां जाइलम एंडार्च मतलब अंतः आदि दारुक प्रकार का होता है, जिसका मतलब होता है प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर।
ध्यान से। और इन दोनों को अगर आप देखो तो जाइलम के विकास का क्रम अपकेंद्रीय होता है। ध्यान दे, जाइलम के विकास का क्रम अपकेंद्रीय होता है। और एक और पढ़ा आपने कि तने में वार्षिक वलय बन सकते हैं। ये सब तने के लक्षण थे। इनका उल्टा करते ही जड़ के लक्षण आ जाएंगे, जो आपने जड़ में भी पढ़े थे। अब आप शुरू की एनसीईआरटी की 3-4 लाइनें पढ़ोगे अपने एनसीईआरटी में, तो वहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि क्या आप जड़ और तने में विभेदन कर सकते हो। आपने देखा जड़ का उल्टा तना है और तने का उल्टा जड़ है, तो हम विभेदन ही नहीं कर सकते, बहुत अच्छी तरीके से इनका विभेदन कर सकते हैं। जितने भी लक्षण मैंने जड़ के लिखे हैं, इनके उल्टा तने का हो जाएगा, या जितने भी लक्षण आपने तने के देखे हैं उनका उल्टा जड़ का हो जाएगा। तो जड़ और तने में अपन विभेदन आराम से कर सकते हैं। ये परिचय हो गया। अब परिचय के बाद हम दूसरा कंटेंट इसका स्टार्ट करते हैं, वो है कलिका। देखो कलिका आउट ऑफ एनसीईआरटी सेक्शन है, इसलिए मैं इसको बड़ा ही ब्रीफ में पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में कलिका के लिए कुछ अगर थोड़ा बहुत कहीं लिखा हुआ भी है तो वो एनाटॉमी में लिखा हुआ है, पर यहां मैं आगे जब तने के रूपांतरण पढ़ाऊंगा तो उसमें बार बार कलिकाओं के नाम लूंगा, इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि कलिका होती क्या है। इसलिए केवल अपन इसका बड़ा ही सुपरफिशियल मामला यहां पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं किसको, कलिका को अभी कर लेते हैं। कलिका में भी हम सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ने के बाद हम उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो कलिका में दो चीजें, एक परिभाषा और एक प्रकार। तो एक एक को स्टार्ट कर लेते हैं। परिभाषा और प्रकार दोनों को अपन यहां पढ़ेंगे। तो ये आ गई कलिका, जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हो बड। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा की चर्चा करना चाहोगे मुझसे कि सर कलिका क्या होती है। तो आइए, परिभाषा की वही बात है। सबसे पहले इसके लक्षण देखो। मैं एक एनाटॉमी का डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। ऐसी सी कोई एक कलिका का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। आप मुझे पूछोगे सर ये क्या है। ये जो मैंने फूला हुआ भाग बनाया ये इसका वृद्धि बिंदु है, ग्रोइंग पॉइंट। आप देख रहे हो इसकी शेप ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर के ऊपर बना हुआ गुंबद हो। और इस वृद्धि बिंदु की सुरक्षा के लिए साइडों में मैंने ये दो पत्तियां लगाई है। इसके ये पत्ती है, पर ये अल्प विकसित है, ध्यान देना। अल्प विकसित पत्तियां सुरक्षा करने के लिए होती है, इसके ऊपर कई सारी होती है। अब मैं कलिका की परिभाषा लिखना चाह रहा हूं। अभी तक आप दो बातें समझ चुके हो डायग्राम से, कि एक तो इसमें गुंबद नुमा वृद्धि बिंदु होता है, ये आ गया गुंबद नुमा वृद्धि बिंदु, डोम शेप ग्रोइंग पॉइंट होता है। दूसरा आप ये भी जान गए कि ये वृद्धि बिंदु अल्प विकसित पत्तियों द्वारा ढका रहता है। पत्तियां भी कई सारी होती है, एक के ऊपर एक अतिव्यापित होती है। यानी ये वृद्धि बिंदु अपन ये कह सकते हैं, इसका वृद्धि बिंदु अल्प विकसित अतिव्यापित पत्तियों द्वारा ढका हुआ होता है, पत्तियों द्वारा ढका हुआ होता है। तीसरी बात, कल को ये कलिका खिलती है तो क्या बनाएगी भाई, या तो बनाती है तना या बनाती है पुष्प। पौधे के वायव्य भागों की विशेषता होती है कलिका, और वायव्य भाग को अपन कहते हैं प्ररोह। मतलब कल को अगर ये इसका विकास होता है तो ये प्ररोह बनाएगा। इसका मतलब वर्तमान में ये कैसा है, अल्प विकसित प्ररोह है। अपन कह सकते हैं अल्प विकसित प्ररोह है, ठूस ठूस कर भरा हुआ है। इसका मतलब ठोस होती है, संघनित संरचना होती है। मैं यूं भी कह सकता हूं हाईली कंडेंस, अत्यधिक संघनित संरचना। आप सब लोगों ने पीपल के पेड़ पर कलिका जरूर देखी होगी। और भी लक्षण हो सकते हैं।
मैं इन सबको जोड़ूंगा, परिभाषा बन जाएगी। कैसे? इस तरह से कि कलिका एक अत्यधिक संघनित अल्प विकसित प्ररोह होता है जिसमें गुंबदनुमा वर्दी बिंदु होता है जो कि अल्प विकसित अतिव्यापित पत्तियों द्वारा ढका हुआ होता है। अगर कोई ऐसी संरचना है तो उसे अपन कलिका कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है, गुंबदनुमा वर्दी बिंदु है और यह अल्प विकसित पत्तियों द्वारा ढका हुआ होता है। अब अपन यहां जो कलिका पढ़ेंगे वो कई प्रकार के पढ़ेंगे। डायग्राम मिटा देता हूं मैं। और याद देखिए, जब भी अपन बात करेंगे प्रकार की तो आपका नारा क्या है? फिर प्रकार, फिर आधार। कई सारे आधारों पर कलिका का वर्गीकरण है, लेकिन अपन पहले कह चुके हैं कि अपन इसको सुपरफिशियल पढ़ेंगे। तो कलिका का प्रकार अपन पढ़ेंगे स्थिति के आधार पर और विकास के आधार पर, दोनों एक साथ ही पढ़ा दूंगा मैं। प्रकार पहले विकास के आधार पर अपन मुख्य रूप से दो प्रकार की कलिका पढ़ते हैं। नंबर एक, कायिक कलिका, वेजेटेटिव बर्ड। और नंबर दो, पुष्पीय कलिका, फ्लोरल बर्ड। ये पढ़ेंगे अपन। पहले बात करते हैं अपन किसकी? कायिक कलिका की। नाम में छुपा हुआ कायिक मतलब पौधे के कायिक भागों से संबंधित, या यूं बोल दीजिए ऐसे कलिका जिसका विकास होने पर पौधे के कायिक भाग बनते हैं। कायिक भागों से संबंधित, कायिक भागों से संबंधित, उसको अपन कायिक कलिका कह देते हैं। कायिक भाग कौन से होते हैं? कायिक भाग जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है। जड़ का रोल कलिका में कम होता है क्योंकि जड़ पर आपने पढ़ा था प्राय कलिकाएं नहीं होती। इसका मतलब तने और पत्ती से रिलेटेड होगी मुख्य रूप से ये कलिका, मुख्य रूप से। अब ये कायिक कलिका भी कई प्रकार की पढ़ोगे आप स्थिति के आधार पर। कहां है तो अपन इसको कई प्रकार की पढ़ेंगे। जैसे पहली पढ़ोगे आप शीर्षस्थ कलिका। अब देखो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड। अरे मैं अगर शीर्षस्थ कलिका नाम लेता हूं तो एक तरह से कायिक कलिका का ही बात कर रहा हूं मैं। एक पढ़ोगे आप इसमें कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी बर्ड पढ़ेंगे। एक पढ़ोगे आप इसमें अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका, अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका। और मैं इनको एक नाम से और पढ़ाता हूं और वो है सहायक कलिका, एसेसरी बर्ड। और एक और पढ़ोगे आप इसमें अपस्थानिक कलिका, एडवेंटिटियस बर्ड। ये चारों कलिकाएं अगर मैं अकेली भी बोलता हूं तो एक तरह से मैं कौन सी बोल रहा हूं? कायिक कलिका। अपस्थानिक कलिका भी कई तरह की पढ़ोगे आप, पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तीन तरह की, एक मूलज, दूसरा स्तंभिक और तीसरा पर्णिल। एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले यहां से कायिक कलिका, और कोई भी ऐसी कलिका जो पौधे के कायिक भागों से संबंधित होती है वह कायिक कलिका कहलाती है। अभी निम्न प्रकार की होती है। जैसे नंबर एक पर शीर्षस्थ कलिका, ऐसी कलिका जो तने या शाखा के शीर्ष पर पाई जाती है। देखिए कहां बताया मैंने आपको? तने के या शाखा के शीर्ष पर होती है। शीर्षस्थ, शीर्ष पर स्थित, नाम ही कह रहा है। जैसे मैं एक डायग्राम बनाना चाहूं समझाने के लिए केवल, मान लीजिए ये कोई तना या शाखा है, ये इसकी पर्वसंधि है, ये इसका शीर्ष है। तो यहां पर कलिका आ गई, शीर्ष पर आ गई। अगर शीर्ष पर आ गई तो इसका नाम हो जाएगा शीर्षस्थ कलिका, ये वाली कलिका। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तने में वर्दी, लंबाई में वर्दी ये हमेशा उसके शीर्ष से ही होती है। यानी कि तने में वर्दी कैसे होती है? शीर्षस्थ होती है। याद रखने की बात है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, तने में वर्दी
शीर्षस्थ होती है, शीर्षस्थ कलिका से होती है, शीर्षस्थ वर्ती। देखो जड़ में आपने उपशीर्षस्थ पढ़ी थी, तने में शीर्षस्थ है। ऐसे एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं मैं इस पे। कई बार आ जाता है कि अगर हमने तने के बीचों बीच कोई कील ठोक दी तो 10 साल बाद कहां जाएगी? आप देख रहे हो वर्ती तो शीर्ष से हो रही है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 50 साल, कितने भी साल बोल दे, ये वहीं की वहीं रहेगी। तो शीर्षस्थ कलिका तने के शीर्ष पर पाई जाती है या शाखा के शीर्ष पर पाई जाती है। दूसरी आ रही है कक्षस्थ कलिका, ये कक्ष में होगी। कक्षस्थ, कक्ष किसे कहते हैं? पहली बात, ऐसी कलिका जो पत्ती के कक्ष में पाई जाती है। ये देखिए, ये पत्ती, पत्ती हमेशा पर्वसंधि से निकलती है। ये पर्वसंधि थी, ये पत्ती आ गई। अब पहले बात करते हैं कक्ष क्या होता है। ये देखो तने या शाखा की सतह, ये ब्लैक मार्कर जिस पे चल रहा है, ये सतह है, और ये पत्ती का पर्णाधार है। इनके बीच का कोण, ये कोण, ये कक्ष है। और इस कक्ष में कोई कलिका हो यहां पर, तो वो आ जाएगी कक्षस्थ कलिका। ध्यान देना, पत्ती के कक्ष में स्थित कलिका कक्षस्थ कलिका कहलाती है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी आ गई अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका या सहायक कलिका। सहायक हमेशा आजू बाजू होते हैं, तो ऐसी कलिकाएं जो कक्षस्थ कलिका के आसपास हो, इसके आसपास, उनको बोलते हैं अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका या सहायक कलिका। और चौथी आ जाएगी अपस्थानिक कलिका। इसके नाम को पढ़ो, अप माने से दूर, और स्थानिक का मतलब स्थान, स्थान से दूर। मतलब अपन ने अभी तक 3 स्थानों का नाम लिया, तने या शाखा का शीर्ष, पत्ती का कक्ष, और कक्ष के आसपास। बस इन 3 स्थानों पर कोई कलिका यदि नहीं है, बाद में चाहे वो कहीं पर भी हो, तो उस कलिका को अपस्थानिक कलिका कहते हैं। जैसे कल को पत्ती के ऊपर फलक कोर पर आ गई, तने पर जैसे ऐसी जगह लग गई जो शीर्ष नहीं है या कक्षस्थ कलिका के पास नहीं है, ऐसी जगह आ गई। या कल को जड़ पर भी अपवाद स्वरूप कलिका बन गई, तो चूंकि वो इन 3 स्थानों पर नहीं है और कहीं पर है, तो उसको बोल देंगे अपस्थानिक कलिका। अब ये भी कई प्रकार की होती है। ऐसी अपस्थानिक कलिका जो जड़ पर होती है, जड़ पर अपवाद स्वरूप पढ़ा था आपने, उसको बोलते हैं मूलज अपस्थानिक कलिका। और ऐसी अपस्थानिक कलिका जो तने पर है, पर ये तने के शीर्ष पर नहीं है, पत्ती के कक्ष के पास नहीं है, उसको बोलते हैं स्तंभिक। और एक अब पर्णिल, ये आता है, कोई भी अपस्थानिक कलिका जो पत्ती पर हो, उसको बोलते हैं पर्णिल कलिका। जैसे आप आगे ब्रायोफिलम वैसे पढ़ के आए हो, जड़ में पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं, उसकी फलक कोर पर जड़े पर कलिका होती है। ये देखो, ये बनाया मैंने आपके सामने, ब्रायोफिलम की पत्ती और ये फलक कोर, यहां पर कलिका है, इसको बोलते हैं पर्णिल कलिका। ये आप ब्रायोफिलम में पढ़ लेते हो, बिगोनिया में पढ़ लेते हो, ये कई तरह की कलिका थी। पर ध्यान देना, ये शीर्षस्थ, कक्षस्थ, अतिरिक्त कक्षस्थ और अपस्थानिक, ये सभी कायिक भागों से संबंधित है, इसलिए कायिक कलिका नाम दिया गया है। एक और आ रहा है पुष्पीय कलिका, मतलब वह कलिका जिसका विकास आगे चलकर पुष्प में होता है, वह पुष्पीय कलिका कहलाती है। ये पुष्प बनाती है, इसलिए इसका नाम है पुष्पीय कलिका। ये हमने कलिका को पढ़ लिया। ये 2 हेडिंग आपने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया आपने परिभाषा और एक पढ़ लिया आपने कलिका। मतलब अब अपन इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, और वो होता है तने का रूपांतरण। अब सबसे वीआईपी पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, तने के रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब है रूप बदल जाएगा। ध्यान देना, अपन ने पहले जड़ में भी पढ़ा था कि रूपांतरण का मतलब है संरचना बदल जाएगी, पर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रूपांतरण क्यों होता है। तो देखो, रूपांतरण सदैव विशिष्ट कार्यों के लिए होता है। यानी एक बात आ गई कि ये रूपांतरण हमेशा विशिष्ट कार्य हेतु होता है, स्पेशल फंक्शन।
और देखो, विशिष्ट कार्यों की जानकारी के लिए पहले आपको सामान्य कार्य पता होना चाहिए। हालांकि तने के सामान्य कार्य हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। ये निम्नांकित सामान्य कार्य, मतलब सामान्य कार्य में ये सबसे पहले तो करता है, अपन कह सकते हैं संवहन का कार्य करता है। ये संवहन का मतलब आप जानते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को लेके जाना। तना क्या करता है? ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधे के अन्य वायवीय भागों तक संवहनित करता है। यानी एक तो ये जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है जड़ों से पौधे के वायवीय भागों तक। साथ में ये भोजन का संवहन भी करता है, भोजन को उसके निर्माण स्थल से उन समस्त अंगों तक पहुंचाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है या जहां उसका संचय होता है। यह इसका सामान्य कार्य है, इसको करना ही पड़ेगा तने को। इसके अलावा तना आप जानते हो कि पत्तियों को, शाखाओं को और पुष्प को धारण करने का कार्य भी करता है, धारण करना, ये इसके सामान्य कार्य हैं। परंतु अगर इन कार्यों के अलावा कल को तना कोई नया कार्य करता है, जैसे कल को तना प्रकाश संश्लेषण करने लग जाए, आत्म सुरक्षा करने लग जाए, कायिक जनन करने लग जाए, तो वो ये दो कार्य नहीं है, इनसे हटकर कार्य है। और इनसे हटकर जो भी होगा वो विशेष होगा। और जब जब कार्य विशेष होगा, ये नारा है हमारा, तब तब रूपांतरण होगा। तो विशिष्ट कार्य हेतु तने के क्या होंगे? रूपांतरण होंगे। अब ये रूपांतरण हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे, फिर प्रकार, फिर आधार। आधार रहेगा तने की या रूपांतरित संरचना की स्थिति, वो कहां है देखना पड़ेगा। ये अपन इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। हो सकता है कि वो एक्चुअली जमीन के ऊपर हो, अगर वो वायु में है तो उसको बोलते हैं वायुवीय रूपांतरण, अगर वो जमीन के अंदर है तो उसको बोलते हैं भूमिगत रूपांतरण, और अगर वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है तो उसको बोलते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण। तो तीन प्रकार पढ़ेंगे आप, तीन प्रकार। तीन में अपन पहला पढ़ेंगे यहां पर कौन सा? वायुवीय रूपांतरण, एरियल मॉडिफिकेशन, दूसरा अर्धवायुवीय और तीसरा भूमिगत। मैं पहला लेके आ रहा हूं आपके सामने, वायुवीय रूपांतरण। बिना कुछ बोले ये जरूर समझ गए हो कि वायुवीय रूपांतरण जो होता है उसमें रूपांतरित संरचना वायु में होगी, जमीन के ऊपर होगी। अब ये कई प्रकार के पढ़ोगे, एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं अपन। मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूं आपके सामने स्तंभ प्रतान। एनसीईआरटी में ये अलग से हेडिंग डाल के नहीं लिखा हुआ, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। इस क्लास को अटेंड करने से आपको यही फायदा होगा कि आप एक्चुअली आराम से पढ़ सकते हो एनसीईआरटी। स्तंभ प्रतान को इंग्लिश में कह देते हो आप स्टेम टेंड्रिल। ये रहा स्टेम टेंड्रिल, स्तंभ प्रतान क्या होता है? पहली बात, प्रतान क्या होता है? आप सब लोगों ने अगर बारिश के मौसम में हो सकता है कि एक पौधों पर एक धागे जैसी रचना देखी हो, जो अपने गांव की भाषा में बोले तो बल खाए हुए रहती है। ये धागे जैसी बल खाई हुई रचना ही क्या होती है? प्रतान, स्तंभ प्रतान। वास्तव में प्रतान की बात करें तो ये प्रतान होता है लंबी, एक लंबी संरचना होती है ये, और जो लंबी होगी वो पतली संरचना होगी, धागे नुमा होती है ये। बड़ खाने का मतलब है सर्पिलाकार कुंडलित होती है, सर्पिलाकार, ऐसी सी रचना होती है ये। और इसकी एक बात होती है, किसी को भी छूती है तो उसके चारों ओर लिपट जाती है। मतलब ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है, स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। किसी को स्पर्श किया नहीं कि उसके चारों ओर लिपट जाएगी, स्पर्श करते ही उसके चारों ओर लिपट जाएगी। ये गुण जिस किसी भी संरचना में है वो प्रतान होगा। बनती कहां से है ये प्रतान? ये कलिका के रूपांतरण से बनती है।
या तो कायिक कलिका के रूपांतरण से बनती है या फिर पुष्पीय कलिका के रूपांतरण से भी बनती है, दोनों से बन सकती है। देखो इनसे बनती है ये। अब मैं मिला के बोलूंगा इनको कि स्तंभ प्रधान क्या होता है। कायिक कलिका या पुष्पीय कलिका से निर्मित लंबी, पतली, धागेनुमा, सर्पिलाकार, स्पर्श के प्रति संवेदनशील संरचना स्तंभ प्रधान कहलाती है। अब ये काम क्या करती है? ये स्तंभ प्रधान इन पादपों के दृढ़ आधार पर आरोहण में सहायता देता है। आरोहण में सहायता देना, और देखो आरोहण में सहायता देना तने का सामान्य कार्य नहीं है। सामान्य कार्य मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, दो ही बताए थे, ये उनसे हटकर है, इसलिए ये विशिष्ट कार्य है और इसीलिए ये क्या है, रूपांतरण है। अभी आरोहण में सहायता कैसे देगा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई तना दुर्बल है, दुर्बल का मतलब भूमि पर पड़ा हुआ है, ये लीजिए, ये भूमि पर पड़ा हुआ भूमिगत तना, मतलब तना भूमि की सतह पर पड़ा हुआ है। सपोज करो ये इसकी पर्वसंधि से पत्ती निकल गई और यहां से प्रतान बन गया। अब आप खुद देख सकते हो, जैसे ये किसी दृढ़ आधार को संपर्क करेगा, दृढ़ आधार कोई दीवार, कोई खंबा, कोई दूसरे पेड़ की शाखा, तो ये उसके चारों ओर लिपट जाएगा क्योंकि स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। और जब ये लिपटेगा तो इसके इस धागे के सारे ये भूमिगत तना सीधा खड़ा हो जाएगा। मतलब एक तरह से ये इसके दृढ़ आधार पर आरोहण में सहायता दे रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि तने की कायिक कलिका या पुष्पीय कलिका के रूपांतरण से निर्मित एक लंबी, पतली, धागेनुमा संरचना जो सर्पिलाकार कुंडलित होती है, स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है, जो इन पादपों के दृढ़ आधार पर आरोहण में सहायता देती है, वह स्तंभ प्रतान कहलाती है। अब ये अगर कायिक कलिका से बनता है तो इसको बोलते हैं कायिक कलिका प्रतान। और ये कायिक कलिका प्रतान कई प्रकार का हो सकता है। कायिक कलिका कई प्रकार की थी। शीर्षस्थ कलिका पढ़ी थी आपने, कक्षस्थ कलिका पढ़ी थी आपने, अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका पढ़ी थी, अपस्थानिक कलिका पढ़ी थी। तो अगर ये कक्षस्थ कलिका से बनता है तो इसका नाम है कक्षस्थ कलिका प्रतान। कक्षस्थ कलिका प्रतान। और कक्षस्थ कलिका प्रतान एक्सिलरी बड टेंड्रिल, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है वाइटिस, इसका बढ़िया एग्जाम्पल पैसन पुष्प, पैसन पुष्प जिसका अपन पेसीफ्लोरा बोलते हैं, ध्यान से सॉरी, पेसीफ्लोरा में कक्षस्थ कलिका प्रतान पाया जाता है, एक्सिलरी बड टेंड्रिल। अगर ये शीर्षस्थ कलिका के रूपांतरण से बनता है, शीर्ष पर बन रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा शीर्षस्थ कलिका प्रतान। और ये पाया जाएगा आपके वाइटिस विनिफेरा में। वाइटिस विनिफेरा अंगूर लता में पाया जाता है। वाइटिस विनिफेरा अंगूर लता में पाया जाता है। अंगूर लता नॉर्मल नाम, ये इसका बोटेनिकल नाम शीर्षस्थ कलिका प्रतान, ये अंगूर लता में है। अगर ये अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण से बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका प्रतान। ये रहा अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका प्रतान। और ये पाया जाता है आपके कद्दू वर्गीय सब्जी में। कद्दू वर्गीय सब्जी का मतलब है आपके कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, जिसमें आप लौकी लिख सकते हो, तरबूज लिख सकते हो, कद्दू लिख सकते हो, खीरा लिख सकते हो, ये इनमें होता है। और भी बहुत सारे पौधे आप इनमें लिख सकते हो। ये सब कायिक कलिका के ही प्रकार थे, इसलिए कायिक कलिका प्रतान भी बोल सकते हो इनको। और अगर ये पुष्पीय कलिका से बनता है तो इसका नाम होता है पुष्पीय कलिका प्रतान। और ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पाया जाता है एंटीगोनन में। एंटीगोनन किसी का भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, यहां पर ये याद करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में आपके केवल कद्दू वर्गीय सब्जी का लिखा हुआ है और अंगूर लता का लिखा हुआ है। मैंने दो एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं और इनमें भी कौन सा होता है मैंने ये भी बताया है। एनसीईआरटी में एक चित्र भी दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं, और ये चित्र आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दृढ़ आधार पर आरोहण में सहायता देने का कार्य करेगा। नीचे लिखा हुआ भी है, दृढ़ आधार पर आरोहण में सहायता देना, ये इसका सामान्य कार्य है। ये मैंने एक रूपांतरण पढ़ाया जो आपने देख लिया।
दूसरा स्तंभ कंटक, स्टेम थॉर्न, ये रहा स्टेम थॉर्न, ये क्या होता है? तो कांटा आप सभी ने देखा है, ऐसा होता है कांटा। कांटे की विशेषता होती है ये भी लंबी होती संरचना, लंबा या लंबी, लंबी होगी तो पतली होगी, पर कांटे कठोर होते हैं, काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय, काष्ठीय मतलब लकड़ी होती है कांटों में। बात ये शीर्ष से नुकीला होता है, शीर्ष से कैसा बताया मैंने आपको? नुकीला, पॉइंटेड और सीधा होता है। ये एक सबसे अच्छी बात है कि ये अपने शीर्ष से कैसा होता है? सीधा। ये कायिक कलिका के रूपांतरण से बनते हैं और कायिक कलिका में भी फिक्स है, ये या तो कक्षस्थ कलिका से बनेंगे और या फिर शीर्षस्थ कलिका से बनेंगे, दो से ही बनेंगे, शीर्षस्थ कलिका। अब इन सबको मिला के अगर बोलेंगे तो कांटे की परिभाषा बन जाएगी, कक्षस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका के रूपांतरण से बनी एक लंबी, पतली, कठोर, काष्ठीय, शीर्ष से नुकीली और सीधी संरचना कंटक कहलाती है। क्या काम करेंगे कांटे? सब जानते हो, ये शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों को चरने से बचाते हैं। एक तरह से ये आत्म सुरक्षा के कार्य होते हैं, आत्म सुरक्षा करते हैं। और आप जानते हो आत्म सुरक्षा करना एक विशिष्ट कार्य है, सामान्य कार्य नहीं है। तो आत्म सुरक्षा करना इनका कार्य होता है। अब ये भी दो प्रकार के पढ़ोगे, अगर कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण से बनते हैं तो इनको बोलते हैं कक्षस्थ कलिका कंटक, ये रहा कक्षस्थ कलिका कंटक, अगर ये कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण से बनते हैं तो। और अगर ये शीर्षस्थ कलिका के रूपांतरण से बोलते हैं तो बनते हैं तो इनको बोलते हैं शीर्षस्थ कलिका कंटक। पहली बात आती है कक्षस्थ कलिका कंटक किस में पाए जाते हैं? ये एग्जांपल आए हुए हैं ध्यान से, सिट्रस, नींबू में पाया जाता है। बोगेनविलिया, ये आया हुआ सीबीएसई में, ये इनमें भी आ जाता है। तो जहां कक्षस्थ कलिका थी वहां कांटा बन जाएगा। जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, आपके पैकेज में बने हुए हैं, अगर मैं सिट्रस की पत्ती दिखाऊं आपको, नींबू, ये उसकी पत्ती होती है ऐसी सी, ये इसका कक्ष है, तो यहां कक्षस्थ कलिका थी पर अब ये कांटा बन गई। ऐसे बोगनविलिया में भी कक्षस्थ कलिका कांटा बनाती है, ऐसे दुरांता उसमें भी कक्षस्थ कलिका कांटा बनाती है। दूसरा मैं बताऊं अगर आपको, शीर्षस्थ कलिका कंटक, मतलब उसमें शीर्ष कलिका जो है वो क्या बनाएगी? कांटा। और शीर्षस्थ कलिका कंटक पाया जाता है आपके करोंदा में, केरिसा में, यहां लिखता हूं मैं शीर्षस्थ कलिका कंटक, ये रहा शीर्षस्थ कलिका कंटक। और ये आप बता दो केरिसा, केरिसा मतलब करोंदा में पाया जाता है, ये याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल। अब कांटे की कुछ खास बात, एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ, अगर आप पढ़ रहे हो तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसमें शीर्षस्थ कलिका का एग्जाम्पल नहीं है, पर आपको पढ़ना है, याद करना है। कांटे की खास बात ये याद करनी है जो मैं बोल रहा हूं, 4 पॉइंट। सबसे पहली बात है कि जो कंटक होते हैं इन पर पत्तियां हो सकती है, प्लस पत्तियां, जैसे आप दुरांता में देखोगे कांटे जो होते हैं इन पर पत्तियां हैं, मतलब इनको जल देते हैं तभी पत्तियां सुरक्षित है। जल देने के लिए इनमें जाइलम मतलब कांटे में संवहन पूल पाए जाते हैं, संवहनी संरचना होती है कांटे। तीसरी बात, कांटों का वितरण नियमित होता है। वितरण कैसा बता दिया मैंने आपको? नियमित, मतलब ये फिक्स जगह पर होंगे। जैसे कि जगह आपने देख ली, ये पत्ती के कक्ष में हो सकते हैं, आपने देख ली, साथ में शीर्ष पे हो सकते हैं, बाकी इसके अलावा कहीं नहीं है।
और इनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है, गहराई से निकलते हैं, आसानी से हटते नहीं है। ये कांटों के 4 स्पेशल पॉइंट थे जो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में आप डायग्राम देख रहे हैं, कंटक का डायग्राम दिखाया गया है, देख सकते हैं। आत्म सुरक्षा करना उसका स्पेशल कार्य है। तीसरा पढ़ेंगे अपन आउट ऑफ एनसीईआरटी रूपांतरण, तीक्ष्ण वर्ड पढ़ना है। प्रिकल्स याद करने की कोई भी बात नहीं है, ये कांटे के साथ फ्री है, मतलब ये भी शीर्ष से नुकीली संरचना होती है, परंतु ये कोमा की आकृति की होती है, मतलब थोड़ी सी नीचे की ओर मुड़ जाती है, इस तरह से थोड़ी सी नीचे की ओर मुड़, कांटा सीधा था और ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, नुकीली होती है। नुकीली होगी तो काम क्या हो जाएगा? आत्म सुरक्षा करना। तीक्ष्ण वर्ड पाए जाते हैं आपके गुलाब में, गुलाब सबने देखा है, उसमें तीक्ष्ण वर्ड होते हैं। अब तीक्ष्ण वर्ड और कांटे में क्या अंतर होता है? क्योंकि दोनों नुकीली है पर कुछ ना कुछ तो अंतर है ही, तभी तो एक का नाम कंटक और एक का नाम तीक्ष्ण वर्ड है। अंतर क्या है? पहली बात, तीक्ष्ण वर्ड पर कभी भी पत्तियां नहीं होती, माइनस पत्तियां, ये बिल्कुल कांटे का उल्टा है। उस पर कभी भी संवहन पूल नहीं होते, माइनस संवहन पूल। वो वितरण में भी अनियमित होता है, अनियमित वितरण, मतलब कहीं पर भी पाया जा सकता है, ये अनियमित वितरण होता है उसका। और उसकी उत्पत्ति बहिर्जात होती है, मतलब अगर आप उसको थोड़ा सा भी हाथ लगाओगे तो थोड़ा सा मरोड़ी मारने पर टूट जाता, अलग हो जाता है, बिल्कुल उल्टा है। आप चाहे तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं, कंटक और तीक्ष्ण वर्ड में अंतर बताओ, तो ये कांटे का उल्टा तीक्ष्ण वर्ड है या तीक्ष्ण वर्ड का उल्टा कांटा है। इसलिए मैंने पढ़ा दिया, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर ऐसे कई सारे टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे तो आराम से हो जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट रूपांतरण पढ़ेंगे और वो है पर्णाभ स्तंभ। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। एनसीईआरटी में इसकी 2 लाइनें लिखी हुई है, हम 2 से थोड़ी सी ज्यादा पढ़ेंगे। ये आ गया पर्णाभ स्तंभ, अंग्रेजी भी इसकी पढ़नी है आपको, फाइलोक्लेड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये रहा पर्णाभ स्तंभ और अंग्रेजी में आपने बोल दिया इसको फाइलोक्लेड। क्या है ये? नाम ही कह रहा है पर्णाभ, संधि विच्छेद करो, पर्ण आब, पत्ती जैसा, पर्ण मानी पत्ती और आब मानी जैसा। कौन? स्तंभ, स्तंभ का मतलब तना, मतलब यहां पर जो तना होगा वो पत्ती जैसा हो जाएगा, ये इसके हिंदी शब्द में छुपा हुआ है। पर कौन? ये तना भी चेंज हो सकता है, इसमें शाखा भी चेंज होती है, मतलब ये तना या शाखा का रूपांतरण होता है। पर आप जो तना या शाखा यहां पत्ती जैसा होगा, उसकी एक विशेषता होगी कि उसमें कई पर्वसंधियां और पर्व होंगे, मतलब असीमित लंबाई, लंबाई फिक्स नहीं होगी उसकी, असीमित लंबाई वाला होगा। आप बोल सकते हो उसमें कई पर्वसंधि होंगी, कई पर्व युक्त होगा। अब पत्ती कैसी होती है सब जानते हो, हरी होती है, फैली हुई होती है, तो ये भी हरा हो जाता है, यहां पर हरा रंग होता है इसका, सामान्यतया फैला हुआ होता है सामान्यतया। और हरी रचना क्या कर सकती है? हरी वायवीय रचना प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, तो इसका काम भी हो जाता है प्रकाश संश्लेषण करना। ये इसका कार्य हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दूं तो यहां पर एक्चुअली पर्णाभ स्तंभ की परिभाषा बन जाएगी। कैसे? कि इस प्रकार के रूपांतरण में तना या शाखा जो कई पर्वसंधि और कई पर्व युक्त होती है, वो हरे रंग की
सामान्यतः फैली हुई संरचना में रूपांतरित हो जाती है और ऐसा होकर ये प्रकाश संश्लेषण करती है। आप देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण करना सामान्य कार्य नहीं है, विशिष्ट कार्य है और इसीलिए ये क्या है, रूपांतरण है। वैसे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर तने को पत्ती जैसा होने की क्या जरूरत पड़ गई, इसको प्रकाश संश्लेषण करने की जरूरत क्या पड़ गई? आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण करना तो मुख्यतः पत्तियों का कार्य है। भाई यहां पर पत्तियों ने गड़बड़ कर दी। आपने एक पौधों का नाम सुना, मरुद्भिद पौधे, जो मरु आवासों में उगते हैं, जल की कमी को झेलते हैं जो। तो मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को जल्दी झाड़ देते हैं, क्योंकि पत्तियों में एक बुराई होती है वाष्पोत्सर्जन। तो अगर वो वाष्पोत्सर्जन करेगी तो उनमें जल की हानि हो जाएगी। जल पहले से ही कम है और जो है वो उड़ रहा है, तो पौधा जल की कमी में मर सकता है। तो उसको जल की कमी से बचना है, इसलिए वो क्या करता है, या तो अपनी पत्तियों को झाड़ देता है और या उनको सूल में रूपांतरित कर लेता है, ताकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाए। पत्ती फैली हुई होती है और सूल तो आप जानते हो एक तरह से पत्ती की भोगली बना दे तो सूल बन जाएगा। सूल का मतलब होती है जिसका सतही क्षेत्रफल कम होता है। तो वाष्पोत्सर्जन या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। कम या बंद होने पर ये मरुद्भिद पौधे अपने मरु आवासों में आराम से सरवाइव कर जाएंगे। तो अपन यही कह सकते हैं कि जो पर्णाभ स्तंभ है उसमें क्या हुआ कि इस प्रकार के रूपांतरण में तना या शाखा जो कि असीमित लंबाई का होता है वो प्राय एक हरे रंग की फैली हुई संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे पर्णाभ स्तंभ कहते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यह मरुद्भिद पादपों की विशेषता होती है। अब ये पर्णाभ स्तंभ कई बार फैला हुआ होता है, कई बार फैला हुआ मतलब चपटा होता है, और कई बार बेलनाकार भी होता है। अगर ये चपटा होता है तो उसको बोलते हैं चपटा पर्णाभ स्तंभ, और अगर ये बेलनाकार होता है तो उसको बोल देते हैं बेलनाकार पर्णाभ स्तंभ। हम इन दोनों के एग्जाम्पल भी पढ़ना चाहेंगे, एक चपटा पर्णाभ स्तंभ और एक बेलनाकार पर्णाभ स्तंभ। ये देखिए चपटा पर्णाभ स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। फ्लैट फाइलोक्लेड ये पाया जाता है आपके नागफनी में। नागफनी जिसे अंग्रेजी में कैक्टस बोल देते हैं आप, बॉटनी में ओपनसिया बोल देते हैं, जिसे आप याद करना पड़ेगा। नागफनी आप सबने देखी है, ऐसी सी संरचना, हरे रंग की संरचना होती है। ये फैला हुआ चपटा पर्णाभ स्तंभ, इस पर ऐसे से बहुत तीक्ष्ण सूल दिखाई देते हैं आपको। ये इसके तीक्ष्ण सूल हैं। ये सूल, ये तो पत्तियों का रूपांतरण है सूल तो, और ये फैली हुई रचना ये पर्णाभ स्तंभ, ये तने का रूपांतरण है। ऐसे बेलनाकार पर्णाभ स्तंभ भी पढ़ोगे आप, बेलन जैसा हो जाता है इसमें। और बेलनाकार पर्णाभ स्तंभ आप पढ़ोगे यूफोरबिया में। गांव में इसे डंडा थोर बोल देते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, केजूराइना में, मुलेन बेकिया में, इन सब में पर्णाभ स्तंभ पाया जाता है। याद रखिए चपटा पूछने पर नागफनी उत्तर जाएगा, बेलनाकार पूछने पर यूफोरबिया उत्तर जाएगा, और कभी बोले नहीं केवल पर्णाभ स्तंभ बोले तो आंसर नागफनी भी जा सकता है और यूफोरबिया भी जा सकता है। ये याद करने की बात थी। ये आपने पर्णाभ स्तंभ पढ़ दिया। अब पर्णाभ स्तंभ के बाद अपन दूसरा एक और पढ़ते हैं, इससे मिलता जुलता, और वो है पर्णाभ पर्व। देखो मिलता जुलता, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में हो या नहीं हो पर आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पर भी। पर्णाभ पर्व, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लेडोड। इसमें भी दो शब्द है, पर्णाभ वही पत्ती जैसा, पर कौन है, पर्व, पत्ती जैसा पर्व। मैं इनको सिंपल बात कहूं तो ये पर्णाभ स्तंभ बड़ा भाई है और पर्णाभ पर्व छोटा भाई है।
थोड़ा सा अंतर है इनमें। ये शाखा के रूपांतरण से बनता है, पहली बात तो केवल शाखा का रूपांतरण है। देखो वो तना या शाखा दोनों का रूपांतरण था, परिणाम स्तंभ, ये केवल शाखा का रूपांतरण है। और यहां जो शाखा चेंज होगी वो सीमित लंबाई वाली होगी। देखो परिणाम स्तंभ असीमित लंबाई का था, ये सीमित लंबाई, 1 या 2 पर्व जितनी। 2 पर्व संधियों के बीच का भाग पर्व कहलाता है। आप जानते हो यहां पर पर्व की लंबाई या तो 1 होगी या 2 होगी। और ये भी प्रकाश पत्ती जैसा हो जाएगा, हरा फैला हुआ हो जाएगा, और काम इसका वही होगा, प्रकाश संश्लेषण। अब मैं इन सब को जोड़ दूं तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, ये रही परिणाम पर्व की परिभाषा। कि इस प्रकार के रूपांतरण में 1 या 2 पर्व लंबी शाखा, सीमित लंबाई वाली शाखा पत्ती समान हरी और फैली हुई हो जाती है, और ऐसा होकर यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इस रचना को अपन परिणाम पर्व कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल, 1 पर्व लंबा परिणाम स्तंभ, 1 पर्व लंबा, 1 ही पर्व लंबा, तो आंसर जाएगा एस्पेरेगस, सतावर जिसे बोलते हैं। और 2 पर्व लंबा पूछे, 2 पर्व लंबा, तो आंसर जाएगा रसकस। याद करने की बात है, 2 पर्व लंबा किस में जाएगा, रसकस में। अगर मैं रसकस का परिणाम स्तंभ आपको दिखाऊं, ये तना, ये रसकस का परिणाम स्तंभ है। आपको लगेगा ये बिल्कुल पत्ती है, पर ये पत्ती नहीं है। पत्ती तो यहां पर सल्की होती है, ध्यान से, ये पत्तियां हैं, ये शाखा है जो पत्ती जैसी हो गई है, इसलिए इस रचना का नाम परिणाम पर्व हो जाएगा। ये सवाल आया हुआ है 2 पर्व लंबा परिणाम पर्व रसकस में, और 1 पर्व लंबा परिणाम पर्व एस्पेरेगस में होता है। एक सवाल बनता है परिणाम स्तंभ और परिणाम पर्व में अंतर बताओ, तो बहुत आराम से, ये तने या शाखा का रूपांतरण होता है, ये केवल शाखा का रूपांतरण होता है। ये असीमित लंबाई का होता है, ये सीमित लंबाई का होता है। आप देख रहे हो, ये 2 इसके मुख्य अंतर है। यहां पत्तियां या तो गिर जाती है या सूल बनती है, और यहां पर ये रही पत्ती, सल्की पत्तियां होती है, बिल्कुल पतली पतली झिल्ली नुमा पत्तियां हो जाती है। ये भी इसका रूपांतरण है। इसका एग्जाम्पल आपने नागफनी पढ़ा था, तो इसका एग्जाम्पल आपने रसकस और एस्पेरेगस पढ़ा है। ये भी एक अंतर है। क्वेश्चन टेबल बना के अंतर भी पूछे जा सकते हैं, आपने पढ़ लिए हैं। एक और रूपांतरण पढ़ेंगे अपन, और वो आ जाएगा यहां पर एक और रूपांतरण, दैट इज बुलबिल। एक और रूपांतरण बुलबिल। हिंदी में बोल देते हैं उसको पत्र प्रकलिका। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सेक्शन है, आपने एम्ब्रियोलॉजी में जरूर पढ़ा है उसको, है आउट ऑफ एनसीईआरटी, पर आपने उसको एम्ब्रियोलॉजी में जरूर पढ़ा है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा आपको यहां पर बुलबिल। कि बुलबिल क्या होती है, ये देखने की बात है। ये रही बुलबिल, अंग्रेजी में बुलबिल ही बोल देते हैं, हिंदी में पत्र प्रकलिका भी बोल देते हैं। एक कायिक कलिका या पुष्पीय कलिका के रूपांतरण से बनती है, दोनों तरह की कलिका से। कायिक कलिका के रूपांतरण से भी बन सकती है, और ये पुष्पीय कलिका के रूपांतरण से भी बन सकती है। होता क्या है इसमें, इसमें जो कलिका होती है वो खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी और मांसल हो जाती है, पतली नहीं रहती, मोटी और मांसल हो जाती है ये कलिका। और अगर ये मात्र पौधे से अलग होकर जमीन पर गिर जाएं, तो जमीन पर गिरने के बाद एक नए पौधे का निर्माण कर देती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है,
यहां पर पत्ती के कक्ष में कलिका थी वो कक्षस्थ कलिका थी, पर अब ये मोटी हो गई, मांसल हो गई, ये देखो फूल गई, और अगर अलग होकर जमीन पर गिर गई तो एक नया पौधा बना दिया। नए पौधे बनने की ये प्रक्रिया आप जानते हो कायिक जनन, मतलब ये कायिक जनन का साधन होती है। क्या कायिक जनन तने का सामान्य कार्य है? नहीं, विशिष्ट कार्य है, और इसीलिए ये रूपांतरण है। अब कायिक कलिका जो होगी उसे कई सारे, कायिक कलिका बुलबिल में किस किस में चेंज होती है? तो कायिक कलिका में अपन कक्षस्थ कलिका की बात कर सकते हैं, अपस्थानिक कलिका की बात कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कक्षस्थ कलिका बुलबिल, मतलब उसमें कक्षस्थ कलिका बुलबिल बनाएगी, और वो पाया जाएगा आपके डायोस्कोरिया में। कक्षस्थ कलिका बुलबिल आपने किसे बता दिया? डायोस्कोरिया, इसमें होती है। ऐसे ही अपस्थानिक कलिका बुलबिल, अपस्थानिक में आप दो की बात कर सकते हो। अपस्थानिक कलिका बुलबिल, मूलज जो जड़ पर थी वो अपस्थानिक कलिका, ये पाई जाती है ऑक्जेलिस में। पर्निल ये पाया जाता है कार्डेमाइन में, इनमें पर्निल कलिका बुलबिल बना देती है। और एक और है पुष्पीय कलिका बुलबिल, ये पुष्पीय कलिका बुलबिल किसे पाई जाती है? अगेव में पाया जाता है, एक अगेव। साथ में आप प्याज में भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगेव और प्याज, ये बुलबिल। ये तने के वायव्य रूपांतरण पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। अब देखो मैंने एग्जाम्पल आज एक साथ पढ़ाए। अब आपने टॉपिक पहले क्लास में सुना, फिर आपने थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ी, और अब एग्जाम्पल को एक बार रफ कॉपी में दोबारा बिना देखे दोहरा के लिखो, फिर आपको एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इस टॉपिक का बचा हुआ पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।